आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सबसे जो बिल्कुल नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बिल्कुल सबसे प्रारंभिक चीज जो उन्हें सीखनी चाहिए वो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट ही है। और चूंकि आप लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या जिन्होंने अभी बिल्कुल कॉमर्स शुरू की होती है, जैसे क्लास 11 के स्टूडेंट होते हैं, तो इनके लिए अभी सबसे पहले जो जानना चाहिए वो जानना चाहिए कॉमर्स के बेसिक टर्म्स, क्योंकि इनका बार बार प्रयोग होता है और हमें पता ही नहीं चलता कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इन टर्म्स को समझते हैं। पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन, और अच्छी बात यह है कि इनको मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बना लिखूंगा। ठीक है, तो आराम समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच कोई वित्तीय लेन देन होता है, पार्टीज के बीच कोई वित्तीय लेन देन होता है, उसे फाइनेंशियल इवेंट्स या बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसे इवेंट्स या बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी जब दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में, ठीक है, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जहां पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो, तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये फाइनेंशियल इवेंट हो गया या यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। और अकाउंटिंग हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही करेंगे, फाइनेंशियल इवेंट्स की करेंगे। क्लियर? ठीक, ये तो बहुत टफ नहीं है, समझ में आ गया होगा। कुछ भी इवेंट हो, मान लीजिए एक शॉप से मैंने ये मार्कर खरीदा, तो उसने मुझे मार्कर दिया और मैंने इस मार्कर के बदले में उसको पैसे दिए, तो यहां पे क्या हुआ? फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया, तो इसकी एंट्री की जाएगी। इसको हम एक मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल इवेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, आपने महाविद्यालय में एडमिशन लिया, एडमिशन के बदले में आपने कुछ फीस पे की। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ आपको सर्विस दी जा रही है, उसके सर्विस के बदले में आपने उसको अपनी फीस पे कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया, इसलिए हम आपको यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इसको कह सकते हैं। आप किसी चाट की दुकान पे गए, आपने पानी की टिक्की पी और आपने पैसे पे किए, उसने आपको टिक्की दी, आपने पैसे दिए, तो यहाँ पर भी फाइनेंस वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, आपने भी पैसे दिए उसको। सपोज कीजिए आपने पानी की टिक्की पी और आप उसने उसके बदले में आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए, तो फिर यहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, और फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, तो फिर आप उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, या उसको आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, दूसरा है अकाउंट। क्या होता है? व्हाट इज अकाउंट? देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिस हेड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिस हेड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उन्हें अकाउंट कहते हैं। उन्हें अकाउंट, ठीक है।
जिस भी हेड में हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग कि ये अकाउंट है। तो अकाउंट को अगर और डेप्थ में समझना है तो आप समझ लीजिए कि अकाउंट एक तरह से एक गुल्लक या डिब्बे की तरह हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सैलरी अकाउंट, तो जितनी भी सैलरी हम पे करेंगे वो सब हम इस गुल्लक के अंदर लिखते जाएंगे या डालते जाएंगे, ठीक है। फिर इनका डेबिट और क्रेडिट जो भी करते हैं इनके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक गुल्लक की तरह समझ लीजिए। मान लो मैंने कहा कि कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल नाम की एक गुल्लक होगी। अब जितना भी कैपिटल का ट्रांजैक्शन होगा वो सब इस गुल्लक के अंदर होगा, ठीक है। कैपिटल कम होगी तो गुल्लक खाली हो जाएगी, कैपिटल भरेगी तो गुल्लक भी भर जाएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो। कोई एसेट है, फर्नीचर है या जो भी एसेट के हेड है, ठीक है। आप जो सामान खरीदते हैं बिजनेस में बेचने के लिए, उसके लिए हमने एक परचेस करके अकाउंट बनाते हैं, है ना। तो परचेस नाम की गुल्लक हो गई। तो जब भी आप कुछ परचेस करेंगे बिजनेस के लिए तो वो गुल्लक भरेगी, और जब सेल हो जाएगा तो वो गुल्लक खाली हो जाएगी सामान। इसके बाद कैपिटल क्या होती है? कैपिटल किसे कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के प्रोपराइटर द्वारा जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। उसे कैपिटल कहते हैं। इसको ऑनर इक्विटी, नेट वर्थ या इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं, या ठीक है। तो कैपिटल क्या होगी? बिजनेस के जो मालिक हैं, बिजनेस के जो ऑनर्स हैं, ठीक है, वो अपना खुद का पैसा या कोई एसेट जो कुछ भी वो बिजनेस में लगाते हैं वो सब बिजनेस की कैपिटल कहलाती है, ठीक है। बिजनेस का मालिक, मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हैं, तो दुकान चलाने के लिए इनिशियल आपको कुछ पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, कि सीधे दुकान तो ना खोल सकते आप दुकान खोलेंगे तो आपको सामान चाहिए, आपको दुकान की साज सज्जा करनी है, मतलब आपको उसको डेकोरेट करना है दुकान को, तो तमाम तरह की चीजें होने में कुछ तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दुकान स्टार्ट करने के लिए या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप शुरुआत में कुछ पैसा लगाते हो, तो वो जो शुरुआत में आप पैसा लगाते हो उसी को कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं उसको? कैपिटल। और उसके बहुत सारे और नाम भी हैं। उसको ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। उसको नेट वर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। और उसको इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। अब इंटरनल लायबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत, कि बिजनेस अलग है और बिजनेस के मालिक अलग है। तो बिजनेस का मालिक भी अगर भले ही बिजनेस वही चला रहा है, इसके बावजूद भी बिजनेस का मालिक भी अगर कोई पैसा, कोई कैपिटल लेके आता है, तो बिजनेस कहता है कि ये हमारी व्यक्तिगत कैपिटल नहीं है, हमारे लिए ये भी लायबिलिटी ही है, ठीक है, ये उसके लिए भी लायबिलिटी है। तो लेकिन हाँ, ये इंटरनल लायबिलिटी है, मतलब अंदर के लोगों की लायबिलिटी है। लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी और एक इंटरनल लायबिलिटी। तो बाहर के लोगों से जो हम लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं,
वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। और जो बिजनेस के मालिक से पैसा लेते हैं वो भी एक तरह से लोन ही है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। तो ये कैपिटल ही है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस के ऑनर अगर अपने पर्सनल खर्चों के लिए व्यापार में से कुछ पैसे या सामान निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस को हम एक खुद से आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। तो अगर बिजनेस का मालिक है कोई, मतलब ऑनर जिसने पैसा लगाया है, जो बिजनेस चला रहा है, तो उसको भी बिजनेस से पैसा निकालने का, सामान निकालने का अधिकार नहीं है। तो अगर वो, अब चूंकि तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, वो बिजनेसमैन का हाथ पकड़ के थोड़ा रोक सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन तो आर्टिफिशियल होता, तो वो तो हाथ पकड़ के रोकेगा नहीं कि भाई क्यों तुम सामान क्यों निकाल रहे हो बिजनेस में से। तो यहां पे उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर बिजनेस का ऑनर अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए कुछ पैसे या कुछ सामान निकाल लेता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे? ड्राइंग। यानी कि एक तरह से ये बिजनेसमैन के लिए लोन जैसा हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा तब उसकी कैपिटल में से जितने पैसे का भी उसने ड्राइंग किया हुआ है वो पूरा पैसा बेदर्दी से माइनस कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उसकी ऑनर की कैपिटल है 5 लाख रुपए और उसने पूरे साल में सामान और कैश वगैरह सब मिला के 1 लाख रुपए तक की ड्राइंग कर ली, मतलब 1 लाख रुपए तक का सामान और कैश अपने घर पे व्यक्तिगत यूज के लिए ले आया। तो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो उसकी कैपिटल जो है वो 5 लाख नहीं होगी, अब उसकी कैपिटल बचेगी 4 लाख रुपया, ठीक है। उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात ना? तो इसको बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग यूजली हम लोग कैपिटल में से कर देते हैं माइनस। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसे कहते हैं? बिजनेस को जो पैसा वापस करना होता है उसे कहते हैं लायबिलिटी, ठीक है। बिजनेस को जो पैसा वापस करना होता है उसे लायबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस ने उधार लिया है, मतलब उसको भविष्य में उसको पे करना है, कोई भी पैसा, ठीक है। चाहे आप उधार माल खरीद लें, मान लीजिए होता है ना अपने किराने की दुकानों पे लोग पहले से सामान रख जाते हैं, 1 आध महीने के बाद हम उसका पेमेंट, होता है कि नहीं होता? किराने की दुकानों में होता। तो ये क्रेडिटर्स हैं, इनका आप 1 महीने 2 महीने में आपको उनका पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन हो गए? आपके क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा
आपके यहाँ लोगों ने काम किया, सैलरी लगी आपकी, आपने लोगों से काम तो करा लिया लेकिन आपने उनको अभी तक सैलरी नहीं दी, तो जो इस तरह की आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं ये भी आपके लिए क्या हो गई, एक तरह से लायबिलिटीज हो गई। बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीनरीज खरीदने के लिए आपने बहुत बड़े बड़े बैंक से लोन लिए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको वो बैंक कोई आपके रिश्तेदार तो है नहीं है कि आपको उन्होंने ऐसे ही लोन दे दिए, ठीक है, ये आपको एक दिन पे तो करने ही करने हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, लायबिलिटी हो जाएंगी। तो कुछ भी अमाउंट जो आपका नहीं है, सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए आपको मिला हुआ है और भविष्य में आपको उनका पेमेंट करना है, वो सारी चीजें कहलाएंगी लायबिलिटी। बात समझ में आ रही मेरी? अच्छा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, ठीक है, एक तो इंटरनल लायबिलिटी बताया था, एक्सटर्नल लायबिलिटी बताया था, है ना। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है तो बताया था मैंने कि एक तो इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी वो जो कि ऑनर का पैसा होता है, यानी कि कैपिटल, कैपिटल को ही है एक तरह से हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो कि हम बाहर वालों से लेते हैं, जो कि बिजनेस के ऑनर नहीं है लेकिन हमने उनसे पैसा उधार लिया है या हमने उनसे सामान उधार लिया है, ठीक है, तो ये सब लोग कौन हो गए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गए। इसके अलावा लायबिलिटीज को और भी अगर हम भागों में बांटे तो हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। कुछ ऐसे पैसे जिनको हमें अभी तुरंत पे नहीं करना है, जैसे मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिया बिल्डिंग बनाने के लिए। अब बिल्डिंग से बनाने के लिए हम बहुत बड़े बड़े लोन्स लेते हैं, तो बैंक कहता है कि अभी आपको एक साल में देने की जरूरत नहीं, हम आपको एक इंस्टॉलमेंट बनाए दे रहे हैं, आप वो इंस्टॉलमेंट हर महीने जमा करिए और उस इंस्टॉलमेंट में हम आपका इंटरेस्ट भी जोड़ देंगे और साथ में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी जोड़ देंगे। तो आप जब इतनी इंस्टॉलमेंट आप हमें दे देंगे तो आपका लोन चुक जाएगा। तो ऐसे लोन आपको कोई एक बार में एक साल में नहीं चुकाने हैं, 10 साल 15 साल 20 साल आराम से इंटरेस्ट देते रहिए और आपका लोन धीरे धीरे चुकेगा। कुछ लोन ऐसे होते हैं या कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो आपको विद इन अ ईयर ही चुकानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपकी शॉप में किसी ने सामान रख दिया कि भाई आपका बिक जाएगा तो आप हमें पैसे दे देना, तो वो मैक्सिमम 1 महीने इंतजार करेगा, 2 महीने इंतजार करेगा, आपको पे करना ही पड़ेगा। या लोगों से आपने काम ले लिया, अब आपको सैलरी देनी है, तो आप मैक्सिमम सैलरी उसे कितना रोक सकते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, है ना, इसके बाद तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर पे करना ही पड़ता है, उनको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। और जिनको 1 साल से अधिक समय तक पे करना पड़ता है, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल, आप घर के लिए लोन लीजिए, आप घर बनाने के लिए, तो आपको 1 साल में पे करना पड़ेगा घर बनाने का लोन, जब तक 20 साल 30 साल 40 साल तक घर के लोन चलते हैं। जैसी आप इंस्टॉलमेंट बना लें, तो जो इस तरह की जो लायबिलिटीज होती हैं इनको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो 4 तरह की, मतलब अगर पार्ट करें तो इतने तरह की आपकी लायबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद है एसेट। एसेट क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टी होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिनका मालिक बिजनेस खुद होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए बैंक लोन है, तो बैंक लोन तो आपको पे करना है ना, लेकिन आपने उस लोन के बदले में, मतलब आपके पास जो पैसा आया उसके बदले में आपने ये चेयर खरीद ली, ठीक है, सामान खरीद के ले आए बिजनेस का बेचने के लिए, तो उसका मालिक कौन है, बिजनेस ही है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें जिनका मालिक बिजनेस है उसको बोलते हैं
एसेट। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग का मालिक बिजनेस हो गया, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, ऑनर नहीं। याद रखना, बिजनेस का मालिक ऑनर नहीं होता है, संपत्तियों का मालिक बिजनेस होता है, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं ना। तो जिनका मालिक भी बिजनेस है, कोई एसेट लेके आ गए, चेयर्स आ गई, सामान आ गया, बिल्डिंग खरीद ली, जमीन खरीद ली, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि बिल्डिंग जिसका मालिक है, ऑनर है, वो सभी चीजें एसेट कहलाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे बिल्डिंग है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ठीक है, मशीन हो गई, कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। ये सब चीजें, इन सब चीजों का ऑनर बिजनेस है, इसलिए बिजनेस की ये क्या हो गई, एसेट हो गई, ठीक है। और एसेट भी दो तरह की हो सकती है, एक करेंट एसेट होती है, एक करेंट एसेट्स, और एक होती है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट को फिक्स एसेट भी कह सकते हो आप, फिक्स एसेट, ठीक है। अब ये करेंट एसेट्स क्या होती हैं, ठीक है, जिन एसेट्स का कंजम्पशन हम विद इन अ ईयर कर लेते हैं, ठीक है, जिन एसेट्स का कंजम्पशन हम एक साल के अंदर अंदर कर लेते हैं, ठीक है, या एक साल के अंदर अंदर वो कई बार वॉलेटाइल हो जाती है उनकी मात्राओं में, कई बार उनका यूज हो गया फिर बढ़ गए। जैसे स्टॉक है, स्टॉक आपने मान लीजिए आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए स्टॉक क्या हो गया, लकड़ियां तरह तरह की। तो लकड़ियां रोज आ रही हैं, आप उनका यूज कर लेते, फिर नई आ जाती हैं, फिर आती हैं, फिर यूज कर लेते हैं, है ना। तो बार बार इनका यूज कर रहे हो, मतलब ये खत्म हो रही है फिर ला रहे हो, फिर खत्म हो रही है फिर ला रहे हो। कैश है, कैश भी कभी एक सा नहीं रहता, आप इसकी सैलरी दे दी, कम हो गया, नई सेलिंग हो गई, कैश बढ़ गया, कैश भी बार बार वॉलेटाइल होता रहता है। तो जो विद इन अ ईयर बार बार कंज्यूम हो रहा है, बार बार वॉलेटाइल हो रहा है, वो सब करेंट एसेट में आएंगे, ठीक है। और नॉन करेंट एसेट्स जिनका जो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जिनका कंजम्पशन एक साल में ना होके और अगले कई वर्षों तक आप उनका कंजम्पशन करेंगे। जैसे बिल्डिंग ले ली, अब तो बिल्डिंग आपने बिजनेस के लिए ली है, तो अब वो चलेगी 50 साल 100 साल, है ना। या आपने कोई मशीन खरीद ली, तो मशीन चलेगी 20 साल 25 साल तक मशीनें चलती हैं। तो आपने कोई एसेट आपने अभी खरीदी और उसका कंजम्पशन अगले कई वर्षों तक आप करते रहेंगे, तो वो सारी चीजें आपकी नॉन करेंट एसेट या फिक्स एसेट में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, कुछ एसेट्स ऐसी भी होती हैं जो कि दिखती नहीं है लेकिन वो होती हैं, और आपको उनको खरीदने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। अगर आप उनके ऑनर नहीं हैं तो आप उनका यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सपोज कीजिए, एक कंपनी है टी सीरीज, ठीक है, जो कि कैसेट्स निकालती है। तो अगर टी सीरीज को लता मंगेशकर का कोई सॉन्ग रिलीज करना है यूट्यूब के अंदर, तो लता मंगेशकर और जिसने भी ये सॉन्ग बनाया होगा, मतलब किसी कंपोजर ने ये सॉन्ग बनाया होगा, किसी ने इसकी धुन बनाई होगी, किसी ने इसका गीत लिखा होगा और लता जी ने इसको गाया होगा, तो इन सभी लोगों ने अपने इस गीत का करा लिया होगा पेटेंट तो नहीं होता शायद, का कॉपीराइट होता है ना। तो इस गीत का उन्होंने करा लिया होगा कॉपीराइट। तो इन्होंने, अरे नहीं, सब इंटेंजिबल है मेरे भाई, इंटेंजिबल तो सभी है। नहीं, बुक वगैरह लिखी तो उसका पेटेंट वो कन्वेंशन का पेटेंट होता। अब सुन तो मेरी बात सुनो, वो भी उसको अभी डिस्कस बाद में करेंगे। पहले ये देख लो कि ये इंटेंजिबल होता क्या है एसेट। मतलब आपको ये लग रहा होगा ना कि इंटेंजिबल एसेट्स के भी पैसे क्यों, तो पहले इस बात को समझ लो, उसके बाद फिर अपन उसमें आएंगे कि तो
इसका एक कॉपीराइट होता है, मतलब जब भी आप कुछ अपना कुछ अच्छा सा सॉन्ग बनाए या कोई आप अपनी कहानी लिख दें, ठीक है, इन सब का आपको मिलता है कॉपीराइट, मतलब दूसरा व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना इसको यूज नहीं कर सकता। तो टी सीरीज आएगी लता मंगेशकर के पास, लता जी हम आपका ये सॉन्ग रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि टी सीरीज के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, करोड़ों लोगों का एक दर्शक वो इनका वो एक सब्सक्राइबर बेस बना हुआ है तो इनके सब्सक्राइबर को तो भूख लगती है गानों की, है ना, तो इनको तो गाना परोसना है और गाना है इनके पास, गाना तो ये बना रहे हैं, टी सीरीज तो गाना नहीं बना रही है। तो टी सीरीज इनके पास आई कि हमें आपका गाना चाहिए, हम इसको पब्लिक को देंगे, पैसा कमाएंगे। तो ये बोली ठीक है, गाना तो आप हमारा पब्लिक को दे दीजिए, लेकिन इसके बदले में हमें चाहिए अपना कॉपीराइट। तो इन्होंने कहा कितना चाहिए? मान लीजिए इन्होंने कहा कि आपकी एक कैसेट से जितनी भी सेलिंग होगी उसका मान लीजिए हमें 12% चाहिए, ठीक है, या आप मुझे एक साथ दे दो, कि एक काम कीजिए आप मुझे एक साथ 1 करोड़ रुपया दे दीजिए और फिर आप कमाइए, आपको जितना कमाना है, ठीक है। तो टी सीरीज कंपनी ने एक गाना चलाने के लिए जो 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, ये कहीं ना कहीं तो शो करना पड़ेगा ना, क्या करोगे? कैश गया टी सीरीज कंपनी से, तो कंपनी लिखेगी टू कैश, ठीक है, कैश गया। डेबिट साइड क्या आएगा मेरे भाई? क्या लिया आपने, किसके लिए आपने 1 करोड़ रुपए खर्च किए बताओ? तो आप लिखोगे कि हमने किया कॉपीराइट खरीदा। क्या खरीदा हमने? कॉपीराइट। तो यहां पे कौन सी एसेट आप डेबिट करेंगे? कॉपीराइट अकाउंट डेबिट। तब आपका 1 करोड़ रुपीस आएगा, ठीक है, कि भाई कैश तो आपकी गई है 1 करोड़ की, लेकिन आपने खरीदा क्या ये तो बताओ। तो आप कहोगे नहीं नहीं हमने कॉपीराइट खरीदा, इसके बदले में हमने जो कि दिखता, उन्हें कहाँ है कॉपीराइट बताओ, ये रखा है क्या? नहीं ये नहीं दिखता नहीं है, लेकिन इसके बिना हम ये जो गाना है वो रिलीज नहीं कर सकते। ऐसे एग्जांपल और ले लो, मान लीजिए कोई कार कंपनी है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई कार कंपनी है और आपने मूवी देखी होगी अवतार। अवतार मूवी में क्या था कि वो जिसमें सॉन्ग है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया, तो अवतार मूवी पे आपने देखा होगा कि उसके बाल बच्चों ने उसको भगा दिया घर से, तो फिर एक गैरेज में काम करने लगता है, एक उसका हाथ भी नहीं था, है ना, राजेश खन्ना का। तो उसने क्या किया, एक कार्बोरेटर का आविष्कार किया। उस कार्बोरेटर की खास बात ये थी कि अगर कार आपका 10 का माइलेज दे रही है 10 किलोमीटर का, तो उस कार्बोरेटर को लगाने के बाद कार आपका 15 का माइलेज देना शुरू करेंगे। अब मार्केट में 2 तरह की कारें हैं, एक 10 का माइलेज दे रही है, एक 15 का दे रही है। आप कौन सा खरीदने जाओगे? 15 वाली खरीदोगे। तो हर कंपनी में होड़ लग गई कि ये वाला कार्बोरेटर हम खरीदेंगे। तो इन्होंने राजेश खन्ना से कहा, राजेश खन्ना ये बताओ कि ये कार्बोरेटर आप इसकी जो टेक्निक है आप ये हमें बेच दो। तो राजेश खन्ना ने कहा ठीक है हम आपको बेचने को तैयार है, लेकिन एक काम करेगा, इसके लिए 10 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। राजेश खन्ना ने क्या किया कि इस जो आविष्कार है इसका करा लिया पेटेंट। क्या करा लिया? पेटेंट होता है मेथड का पेटेंट हो जाता है। जो भी आपने मेथड बनाया था उसको इंटरनेशनली पेटेंट कर सकते हो। अब उसका कोई यूज नहीं कर सकता। ये अल्फ्रेड नोबेल का भी तो यही है, जो नोबेल प्राइज बांटे जाते हैं ना दुनिया में, तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था? डायनामाइट बनाया था। आप लोग जब कुएं खोदे जाते हैं आपने देखा होगा तो वो डायनामाइट की छड़ें लगाते हैं। आज भी डायनामाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आ पाया अभी तक, अभी भी डायनामाइट बिकते हैं। तो डायनामाइट के जितनी बार भी वो इस्तेमाल होगा, इनको एक पेटेंट राइट, उसका एक पैसा उन कंपनीज को हमेशा, जो उनकी नोबेल तो अब मर चुके हैं, लेकिन इनका एक ट्रस्ट बना हुआ है, तो उस ट्रस्ट में वो पैसा देना पड़ता है, जाता है। तो मान लीजिए 10 करोड़ रुपया तो उन्होंने एक मुश्त दिया, ठीक है, हो सकता इसके बाद फिर कुछ तो कुछ % भी इनको देना पड़ता होगा, ठीक है। तो जब इन्होंने 10 करोड़ पेमेंट किया होगा तो उन्होंने लिखा होगा टू कैश या टू बैंक, ठीक है। ये तो 10 करोड़ रुपए गए, लेकिन भैया ये 10 करोड़ से लिया क्या आपने?
तो ये तो डेबिट में भी कुछ दिखाना पड़ेगा ना, तो यहां पे लिखेंगे आप पेटेंट अकाउंट डेबिट। तो यहां पे आपने कौन सी एसेट खरीदी? पेटेंट की खरीदी। अब कोई आपसे पूछे कहां है पेटेंट, दिखाओ भाई दिखाओ, तो पेटेंट तो आप दिखा नहीं पाओगे, है ना। तो ये कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि दिखती नहीं है, लेकिन अगर हाँ होती हैं, इसके लिए आपको बाकायदा पैसे भी देने पड़ते हैं। गुडविल है ना, ऐसी गुडविल है, मान लीजिए हम नीलकमल की शॉप खरीद लें। अब नीलकमल की शॉप मान लीजिए उसमें जो सारी एसेट्स हैं और पूरा उसका वैल्यूएशन है वो मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का हुआ। अब नीलकमल वालों ने पूछा कि तुमसे बेचोगे क्या? हमने कहा हम इसमें मिठाई ही बेचेंगे, संदीप कमल नाम से, ठीक है। तो बोला यार मिठाई, तो फिर तो हमारी गुडविल का भी इसमें हो जाएगा यूज़, क्योंकि मिठाई तो खरीदने लोग यहाँ आते ही हैं। हम अपनी नीलकमल की दुकान कहीं और खोल रहे हैं तो हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब ये दुकान हम आपको 2 करोड़ की नहीं, आपको 4 करोड़ की देंगे। तो जो एसेट्स ले रहे हैं वो तो 2 करोड़ की है, पेमेंट कर रहे हैं हम 4 करोड़ का। तो वो जो 2 करोड़ का गैप हो रहा है, इसके लिए क्या, ये किसके लिए दे रहा हूं? तो हम लिखेंगे गुडविल के लिए। क्या है यहाँ पे? उनकी जो गुडविल है हम उसके लिए दे रहे हैं, ठीक है, नाम के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही एक होता है इंटेंजिबल एसेट में ब्रांड, ठीक है। अब हम कहें कि नहीं, एक काम कीजिए, हम दुकान भी नीलकमल के नाम से ही खोलेंगे, ठीक है। तो क्या हमारा नाम ले लोगे तुम यार, फिर तो तुम और चलोगे। तो अब हम अपना नाम बेचेंगे 6 करोड़ में, ठीक है। तो हम क्या, संपत्ति तो हमने 2 करोड़ की ली और पेमेंट हम 6 करोड़ का कर रहे हैं, जिसमें 2 करोड़ की गुडविल भी हो गई, और 2 करोड़ रुपए किसके दे रहे हैं? तो आप दे रहे हो ब्रांड के नाम। तो यहाँ पे ना ब्रांड दिख रहा है ना गुडविल दिख रही है, लेकिन ये होती है और आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है, और ऐसी चीजों को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। आ गया समझ में? अच्छे से आ गया? ठीक है। इंटेंजिबल एसेट के अलावा एक एसेट और होती है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट, इनको हिंदी में बनावटी संपत्तियां भी कहा जाता है। अब ये क्या होती है? ठीक है, ये बनावटी संपत्तियां मजबूरी होती है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट में एक और एसेट होती है, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी एसेट होती है, ठीक है। और एक तरह से फिक्टिशियस एसेट ही ये होती है, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ इतने बड़े बड़े रेवेन्यू नेचर के खर्चे कर देते हैं कि वो रेवेन्यू नेचर की जगह कैपिटल नेचर के लगने शुरू हो जाते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि फॉग एक परफ्यूम आता है, और अगर 4-5 साल पहले आप देखें तो उस फॉग के एडवर्टीजमेंट इस लेवल पे आते थे कि कोई भी चैनल खोलो आपको फॉग का एडवर्टीजमेंट दिखाई देता था, ऐसे होता था ना। तो अच्छा, जो अच्छे चैनल्स हैं उनका 10 सेकंड का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए पड़ता है एडवर्टीजमेंट दिखाने का, 10 सेकंड का खर्चा केवल। और अगर प्राइम टाइम चल रहा है, वो जो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर एडवर्टीजमेंट दिखाओगे तो और ज्यादा पैसे लगते हैं। अब उनके लगभग हर चैनल में पैसे, वो एडवर्टीजमेंट आ रहा था, क्या चल रहा है उनका, फॉग चल रहा है। अगर एक अंदाजा लगाओ मोटा मोटा, तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा इन्होंने एडवर्टीजमेंट में कर दिया था, है ना। तो जो इस तरह के खर्चे हैं, 2 तरीके से दिखाए जा सकते हैं। एक तो अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिखा के 100 करोड़ रुपए लिख दे। लेकिन ऐसी कंडीशन, मान लीजिए उस साल इनकी जो सेल्स हुई है वो मान लीजिए 90 करोड़ की हुई है, तो इनकी कंपनी के और सारे खर्चे भी अभी घटेंगे। पता चला कि 100 करोड़ रुपए का इनको लॉस ही हो गया, है ना। तो इनकी पूरी जो कंपनी होगी, उस कंपनी की मार्केट वैल्यू एकदम से डाउन हो जाएगी कि यार ये कंपनी कैसी कंपनी चल रही है, 100 करोड़ का लॉस हो गया इसको। इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं
100 करोड़ रुपए के, ये ऐसे नहीं दिखाए जाते। इनको आप दूसरे तरीके से दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? आप इनको सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना लिख के आप एक काम कीजिए, इसको एज एन एसेट बना दीजिए कि ये जैसे कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, इसको भी हम एज एन एसेट बना दें। तो एज एन एसेट हम जब इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जहां एसेट का कॉलम होता है वहां पे हम लिख लेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 100 करोड़ रुपया, ठीक है। और फिर हम ऐसा टारगेट बनाएंगे कि ये एडवर्टीजमेंट मान लीजिए अगले 5 साल तक हमें काम देंगे। अगले 5 साल तक अब हमें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा है उसको 5 भागों में बांट लेंगे, तो 20-20 करोड़ हो गया। तो हम यहाँ पे P&L अकाउंट में 100 करोड़ ना लगा के यहाँ पे कितना रखें, केवल 20 करोड़। तो इसमें क्या होगा कि हमारा यहाँ पे लॉस नहीं आएगा। और अब ये संपत्ति अगले साल कितनी हो जाएगी, 80 करोड़ की रह जाएगी। फिर हम अगले साल फिर हम इसमें से 20 करोड़ निकाल लें, तो अब ये कितने की रह जाएगी, 60 की रह जाएगी। ऐसे करके हर साल इसमें से हम 20-20 करोड़ रिटर्न ऑफ करते जाएंगे। तो यहां भी हमारा जरा P&L अकाउंट में भी हमारा असर नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे ये वाली जो हमने खर्चा एज एन एसेट, मतलब एक बनावटी संपत्ति बना के हमने यहाँ पर रख दिया, ये भी धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। एकदम से जीरो करने की जगह आप अगले 5 साल में इसको जीरो कर लीजिए, तो आपका मार्केट इमेज भी खराब नहीं होगी, है ना। कि आप एकदम से लॉस में आ गए हो, देखो देखो लॉस में आ गए हो, नहीं खराब होगी। तो इस तरह की जो एसेट्स होती हैं इनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट या बनावटी संपत्तियां, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमने एक और एग्जांपल बताया आपको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये भी एक तरह से बनावटी संपत्ति ही है। अब आप कहोगे सर ये कैसे बनावटी संपत्ति है? देखिए, जब भी कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं तो पहले दिन से ही क्या उसमें प्रॉफिट होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कई, और इवन जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस की वो जो आपकी रिफाइनरी खुली थी, उसमें तो कहते हैं कि सरकार ने कहा था कि तुम इतने पेड़ काटोगे, जंगल काटोगे। एक अच्छी बात बताते हैं आपको रिलायंस के विषय में, कि सरकार ने कहा था कि तुम जितने पेड़ काट रहे हो उतने पेड़ आपको फिर से लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा हम लगा देंगे। तो रिलायंस रिफाइनरी खुली थी तो पेड़ कटे थे, तो इन्होंने क्या किया, उसको तरीके से जितने पेड़ काटे गए थे उससे 3 गुना पेड़ लगाए, और वो पेड़ लगाए आम के, और दुनिया की टॉप वैरायटीज आम की लगाई। दुनिया के टॉप जो एग्रीकल्चर के लोग हैं या माली हैं उनको उन्होंने उसमें अपॉइंट किया। तो भारत का आज की तारीख में सबसे बड़ा मैंगो एक्सपोर्टर भी रिलायंस हो गया है। मतलब देखो कैसे इन्होंने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया, कि सरकार ने कहा कि तुम पेड़ काट रहे हो, तुम्हें और पेड़ लगाने पड़ेंगे, हम लगा देंगे। और उन्होंने पेड़ लगाए, 3 गुना ज्यादा लगाए, यानी कि पर्यावरण की समस्या भी दूर कर दी, और साथ में उन्होंने फायदा भी उठा रहे हैं। अब लंबा फायदा उठा रहे हैं, आज भी सबसे बड़ा मैंगो एक्सपोर्टर है, और दुनिया की बेस्ट किस्में हैं उसमें, जामनगर वाला उनका एरिया। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। तो ये जब पेड़ मेड़ लग रहे होंगे उस समय भी उनका बड़ा स्टाफ रहा होगा अच्छा खासा, है ना। रिफाइनरीज तो खुली होगी 5-10 साल के बाद, जब वो पूरे पेड़ लग गए होंगे और सब सेटअप हो गया होगा। उसमें कंस्ट्रक्शन में भी कितना टाइम लगता है ना, ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, सालों लगते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन में। तो 5 साल 6 साल तक तो कंस्ट्रक्शन ही चलता रहा होगा। उस समय तक कितना स्टाफ काम कर रहा होगा, सबकी सैलरीज लग रही होंगी, कंस्ट्रक्ट का खर्चा लग रहा होगा, और प्रॉफिट कुछ भी नहीं आ रहा है अभी, है ना। तो फिर वो खर्चा कहाँ जाएगा? तो जब आप उस खर्चे को आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करते जाओगे। कैसे क्या करते जाओगे? एसेट्स। मान लीजिए पूरे कंपनी बनाते बनाते 100 करोड़ का खर्चा हो गया, और 100 करोड़ रुपया अभी आपने निकाला कहीं है नहीं है। अब जब आपकी कंपनी ने काम करना शुरू किया तो मान लीजिए उस साल 50 करोड़ की सेल हो गई। कितने की सेल हो गई? 50 करोड़ की सेल हुई, और टोटल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका 100 करोड़ का है। तो अगर आप 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 100 करोड़ लिख दें, और साथ में आप और दुनिया भर के खर्चे करें, मान लीजिए दुनिया भर के खर्चे 100 करोड़ के, 50 करोड़ के और हो गए, तो पता चला 50 करोड़ में से 150 करोड़ घटाए तो 100 करोड़ का तो आपका लॉस ही आ जाएगा उस साल। तो ये समझदारी नहीं है। तब आप क्या करें, आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को 10 बराबर भागों में बांट दें, और हर साल 10-10 करोड़ करके आप अगर माइनस करते रहे तो यहां पे लॉस भी नहीं आएगा इतना बड़ा। और यहां अभी मान लीजिए 100 करोड़ का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अगली साल 90 का बचेगा, फिर 10 कटेंगे, अगली साल 80 का बचेगा। ऐसे करके जो खर्चे आपने
पिछले 4-5 सालों में जब बिजनेस आपका शुरू नहीं हुआ था, किए थे, वो खर्चे आपके धीरे 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 करके आपके खर्चे सारे वो निकल जाएंगे। तो इनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये भी एक तरह से फिक्टिशियस एसेट है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई एसेट में। मुझे लग रहा है काफी टाइम हो गया है ना।